चलिए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देयर आर 4 केसेस गिवन। अब इसमें पहले एक बात आप समझ लीजिए, हमने इसके बारे में थियरी में बात की थी कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं कि जिसका डायमेंशन ही ना हो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली बात है कि प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस की कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को, किसी बंदे को वैसे तो हम पॉइंट लाइक नहीं कह सकते, लेकिन अगर उस बंदे ने सपोज के 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उस डिस्टेंस की कंपैरिजन में इस बंदे की हाइट या लेंथ या ब्रेड जो भी बोलो, वो सब कुछ इग्नोरेबल होंगे। इसीलिए इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस बंदे को आप पॉइंट लाइक मान सकते हो। यानी कि उसकी जो पूरी मोशन हुई है, उस मोशन में उस बंदे ने मोशन की है ऐसा नहीं, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ने मोशन की है ऐसा आप कह सकते हो। तो इस बात को याद रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें पहला जो केस है वो ये है, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। मीन्स के एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच में मूव कर रही है। अब समझिए, दो स्टेशंस की बात की है तो आप मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 10 किलोमीटर तो होगा ही। तो 10 किलोमीटर की कंपैरिजन में उस ट्रेन की जो लेंथ है वो इग्नोरेबल है। इसलिए उस डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में इस ट्रेन को हम पॉइंट लाइक कह सकते हैं। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है वो पॉइंट लाइक ले सकते हैं हम। यहाँ पे ये जो बीच में जर्क वाली बात की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें चाहिए कि ट्रेन कंटिन्यूसली मूव कर रही होनी चाहिए। तो ऐसे में आप ट्रेन को इतने बड़े डिस्टेंस यानी कि दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस की कंपैरिजन में पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कह सकते हो। अब देखते हैं दूसरा केस, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूस क्वेश्चन है, यानी कि ये क्लियर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये देना जरूरी है कि जिस सर्कुलर ट्रैक पे ये घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी है। अब हम ये मान के चलें कि भाई ये एक बड़ी रेडियस में साइकिल के ऊपर सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, और उसके सर पे ये मंकी बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? एक बड़े से सर्कुलर ट्रैक पे एक बंदा साइकिल चला रहा है और उसके सर पे एक बंदर बैठा हुआ है। तो आपको ये कहना है कि इस बंदर को आप पॉइंट लाइक कह सकते हो कि नहीं। अब देखिए, अगर ये बड़ी रेडियस में घूम रहा है तो ऑब्वियसली सरकमफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतने बड़े सरकमफरेंस की रिस्पेक्ट में जो बंदर है उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो साइज है वो बहुत ही कम होगी। तो ऐसे में आप बंदर को उस ट्रैक की रिस्पेक्ट में पॉइंट लाइक कह सकते हो। तो हमारा ये जो दूसरा केस है उसको भी हम पॉइंट लाइक कहेंगे, कंडीशन 2 के इसमें सर्कुलर ट्रैक जो बड़ा है। अब देखते हैं थर्ड केस, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। यानी कि एक स्पिन बॉल जमीन के साथ टकराने के बाद शार्पली टर्न होके आगे जा रहा है, तो इस बॉल को आप पॉइंट लाइक कहोगे कि नहीं। अब देखिए, क्रिकेट की पिच की कंपैरिजन में ये बॉल इग्नोरेबल नहीं कह सकते हम, है ना। पिच की लेंथ की कंपैरिजन में बॉल की साइज कम होती है, लेकिन फिर भी इग्नोरेबल नहीं कह सकते हम। इसलिए हम इस केस में बॉल को यानी कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस करूंगा। इसको एक दूसरी तरह से भी समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये बॉल स्पिन हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि स्पिन बॉल है तो ये अपनी एक्सिस की रिस्पेक्ट में घूम रहा है। अब अगर
इस बॉल को हम पॉइंट लाइक मानते हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो जिसका डायमेंशन नहीं है वो स्पिन कैसे हो सकता है, समझ रहे हो आप? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सिस है, उसकी कुछ रेडियस है, तो वो अपनी एक्सिस की रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे हो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की रोटेशन मोशन आप नहीं बता सकते। इसलिए अगर हम स्पिन बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले, तो उसका स्पिनिंग या फिर उसका टर्निंग ये सब कुछ हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए भी इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहना ठीक नहीं है। अब फोर्थ केस, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, यानी कि एक टेबल पे से एक बीकर स्लिप हो रहा है, तो क्या इस बीकर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहोगे? बिल्कुल नहीं भाई। बीकर की साइज टेबल की कंपैरिजन में छोटी होती है, लेकिन इग्नोरेबल नहीं होती। टेबल की कंपैरिजन में बीकर की साइज इग्नोरेबल नहीं है, इसलिए हम बीकर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। और वैसे भी जैसे कि आगे हमने बताया वैसे ही, अगर ये टम्बलिंग बीकर है तो ये गिरते वक्त रोटेट होगा, है ना? तो अगर ये रोटेट होता है तो किसी एक्सिस की रिस्पेक्ट में रोटेट होगा। तो ऐसे में अगर आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दो तो फिर आप उसकी रोटेशन मोशन नहीं समझा सकते। तो इस तरह से भी हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह पाएंगे। तो ये फोर्थ केस है, उसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि केस ए और ये केस बी, इन दोनों को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। बट सी और डी, दैट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। द पोजीशन टाइम दैट मीन्स एक्स वर्सेस टी ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ to their homes P and Q respectively are shown in the figure. Choose the correct entries in the brackets below. यानी कि यहाँ पे आपको दो बच्चे A और B के लिए X वर्सेस T ग्राफ दिया है। ये आप देख रहे हो कि X वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है आपको, और दो बच्चों के लिए ये है A के लिए और ये ग्राफ जो है वो B के लिए। ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये ग्राफ है जब बच्चे अपनी स्कूल ओ से होम पी और क्यू के लिए जा रहे हैं तब का ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे से आपको इस 5 एंट्रीज के लिए जो सही है वो आपको सिलेक्ट करना है ब्रैकेट के अंदर। अब ये 5 एंट्रीज हम देखें उससे पहले जरा ग्राफ पे से थोड़ी डिटेल समझते हैं। एक तो ये कि ए का ग्राफ और बी का ग्राफ आप देखिए, इसमें बी के ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, और आपको पता है कि x वर्सेस t ग्राफ में स्लोप से आपको क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ b की स्पीड a की स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं यही पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि ग्राफ पे से हमें मिल रहा है कि स्पीड va इज लेस देन vb, बी की स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या मिल रही है ग्राफ पे से, ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है ए का, वो आप देख रहे हो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब x इजकल टू 0 है तब टाइम t इजकल टू भी 0 है। लेकिन आप ये b का ग्राफ देखिए, ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टाइम पास हो चुका है तब जाके ये ग्राफ शुरू हो रहा है। मैं इस टाइम को सपोज कि ऐसे t1 नाम दे देता हूँ, ये t1। तो यानी कि बी ग्राफ जो है वो t1 टाइम से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके t1 टाइम तक ये जो दूसरा बच्चा है बी, वो यहीं पे खड़ा है, स्कूल पे ही है, और फिर t1 टाइम के बाद वो मोशन शुरू करता है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर ए x is equal to 0, then t is also 0. But for b, we can say x is 0 when time t is t1. यानी कि ये जो दूसरा बच्चा है b, वो t1 टाइम के बाद तो मोशन शुरू करता है। अच्छा, एक और चीज हमें इस ग्राफ में से मिल रही है और ये है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूं। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे जो कुछ भी टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों बच्चों का एक्स सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा दूसरे की ओवरटेक कर रहा होगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा है ऑब्वियसली वो जिसकी स्पीड कम है उसकी ओवरटेक कर रहा होगा, इसलिए दोनों का एक्स अभी सेम आया है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन पॉइंट ऐसे डिस्प्ले कर देता हूँ और इसको कुछ नाम दे देते हैं टाइम t2 करके। तो अब हम इसमें यानी कि इस टाइम t2 के लिए कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू t2 x ऑफ a इज इक्वल टू x ऑफ b, यानी कि दोनों बच्चों की पोजीशन इस टाइम पे सेम होगी। एक और चीज़ हमें ग्राफ के एंडिंग पॉइंट पे से मिलती है। मैं यहाँ पे दोनों ही ग्राफ के एंडिंग पॉइंट से t की एक्सिस और x की एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देखा कि ये ग्राफ ए का एंडिंग पॉइंट है और ये है ग्राफ बी का एंडिंग पॉइंट। बी के एंडिंग पॉइंट से भी मैं इसी तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ टी की एक्सिस पे और एक्स की एक्सिस पे। तो हमें इस तरह से ये दो प्रोजेक्शन मिल गए। अब इसके लिए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि इस टाइम को मैं नाम दे देता हूँ टी बी डैश या फिर टी बी कह दो और इसको नाम दे देते हैं हम टी ए करके। ये ग्राफ ए और बी का एंडिंग पॉइंट का टाइम है तो मैं टी ए और टी बी ऐसे नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। देखिए, टी ए टाइम पे जो बच्चा ए है वो पी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि अपने घर पहुंच गया, पी उसका घर है। और टीबी टाइम पे ये जो बच्चा बी है वो पॉइंट क्यू पे पहुंच गया है, यानी कि वो अपने घर पे पहुंच गया है। ए का घर पी पे है और बी का घर क्यू पे है। तो यानी कि ये जो टाइम है ये टाइम दोनों के घर पहुंचने के टाइम है और आप देख पा रहे हो कि दोनों टाइम यहाँ पे सेम नहीं है। तो ये भी मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे कि टाइम टी ए इज ग्रेटर देन टाइम टी बी, यानी कि ए को घर पे पहुंचने में जो टाइम लगा है वो ज़्यादा है जबकि बी को घर पे पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कम है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि पांचों एंट्रीज क्या कह रही हैं। देखिए, पहली एंट्री में आपको ऐसे लिखा है ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए, यानी कि आपको यहाँ से ए या बी सिलेक्ट करना है, यहाँ भी आपको ए या बी सिलेक्ट करना है। अब इसके लिए जरा ग्राफ पे वापस आ जाइए। ये ओ पॉइंट है यानी कि स्कूल और ये पी पॉइंट है यानी कि ए का घर। तो ए का घर कितना दूर है? ओपी जितना। और ऐसे ही ये क्यू पॉइंट है बी का घर, तो ओ क्यू वो
बी के घर का डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको कि ओपी से ज़्यादा ओक्यू है, यानी कि बी का जो घर है वो ज़्यादा दूर है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, है ना। ए क्लोज रहता है बी से, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, और यहाँ पे ये बी को और ए को मैं कट कर देता हूँ। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। ए ऑब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए, यानी कि इन दोनों में से घर जाना जल्दी कौन शुरू कर देता है। अब ये आपको ग्राफ में दिख ही रहा है, जो बच्चा ए है वो 0 टाइम से ही शुरू कर देता है घर पे जाना, जबकि बच्चा बी जो है वो T1 टाइम के बाद शुरू करता है। यानी कि जो बी बच्चा है वो लेट शुरू करता है घर जाना, और जो ए बच्चा है वो जल्दी शुरू कर देता है घर जाना। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, है ना। मैं इसको टिक कर देता हूँ, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, और यहाँ पे ये बी और यहाँ पे ये ए को कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब जो बच्चा ए है वो स्कूल से जाना जल्दी शुरू कर देता है, पहले शुरू कर देता है बी के कंपैरिजन में। चलिए अब तीसरी एंट्री देखते हैं। यहाँ पे ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑब्लिक ए, यानी कि आपको ये कहना है कि इन दोनों में से कौन जल्दी चल रहा है। अब ये बात तो हमने पहले ही ले ली, वी ए इज़ लेस देन वी बी, यानी कि जो बी बच्चा है वो ए से जल्दी चल रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हमें ये लिखना चाहिए ऐसे कि बी वॉक्स फास्टर देन ए, सही है ना। जो बच्चा बी है वो ए से जल्दी चल रहा है। मैं यहाँ पे ए को और यहाँ पे बी को कैंसिल कर देता हूँ। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री। ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। अब ये बात भी हमने यहाँ पे कर ली। आपने देखा कि जो बी बच्चा है ये वो टी बी टाइम पे घर पे पहुँचा है, क्यू पॉइंट पे पहुँचा यानी कि घर पे पहुँचा है, और ए बच्चा है वो टी ए टाइम पे पी पॉइंट पे पहुँचा है यानी कि अपने घर पे पहुँचा है। तो दोनों का टाइम सेम नहीं है, आप देख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि ए एंड बी रीच होम एट द डिफरेंट टाइम। यहाँ पे मैं सेम को कैंसिल कर देता हूँ, ए एंड बी रीच एट होम एट डिफरेंट टाइम, सही ना। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि टेक्स्ट बुक के आंसर में यहाँ पे सेम ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इस ग्राफ पे से ये जो ग्राफ दिखा रहा है उसके मुताबिक ये दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंच रहे। हाँ, अगर ग्राफ ए कुछ इस तरह से होता, सपोज कि ऐसे होता, तो हम कह सकते थे कि दोनों का टाइम सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ए का ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। अब आप इस ग्राफ को भूल जाइए, इसको याद रखिए। ये ए का ग्राफ है सपोज के, और ये बी का ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का टाइम टी बी आ रहा है, आप देख रहे हो। दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है वो टी बी टाइम पे है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस टी बी टाइम पे ए बच्चा पी पॉइंट पे पहुँच रहा है यानी कि अपने घर पहुँच रहा है, और बी बच्चा क्यू पॉइंट पे पहुँच रहा है यानी कि वो अपने घर पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से ग्राफ दिया होता तो टेक्स्ट बुक का आंसर सेम जो है वो सही हो जाता, कि ऐसी सिचुएशन में दोनों का टाइम सेम होगा। वैसे बच्चों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो उस वक्त जो कुछ भी आपको फिगर में दिया हो उसके मुताबिक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री। ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स बी ऑब्लिक ए ऑन द रोड वंस ऑब्लिक ट्वाइस, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन किसकी ओवरटेक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात,
ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए की ओवरटेक करेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। देखिए ये क्रॉसिंग पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट एक ही है, यानी कि एक ही बार बी ने ए की ओवरटेक की है, तो इट ओवरटेक्स ओनली वंस। तो मैं यहाँ पे इसके मुताबिक टिक कर देता हूँ कि बी ओवरटेक्स ए वंस, और बाकी का जो है वो कैंसिल कर देते हैं हम। सो बी ए की एक बार ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, अब मैं इन सारे आंसर्स को जरा नोट डाउन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए पहले तो ए का आंसर लिख लेते हैं, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, यानी कि ए और बी। फिर बी में आंसर क्या आएगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, यानी कि पहले ए और फिर बी। फिर थर्ड आंसर क्या आएगा सी का, बी वॉक्स फास्टर देन ए, यानी कि पहले यहाँ पे बी और फिर ए। अब डी का आंसर क्या आएगा, ए एंड बी रीच होम एट द डिफरेंट टाइम, तो यहाँ पे लिखना है हमें डिफरेंट। और फाइनली ई का आंसर क्या आएगा, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, यहाँ पे बी ओवरटेक्स ए एंड वंस। तो ये हो गए पांचों आंसर्स। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with the speed 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 km per hour. Choose suitable scales and plot a x versus t graph for her motion. यानी कि एक वुमन घर से 9 बजे निकलती है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट रोड पे अपनी ऑफिस जाती है। ऑफिस कितनी दूर है, 2.5 किलोमीटर, और वहाँ पे ऑफिस में 5 बजे तक रुकती है। इसके बाद वो घर पे रिटर्न होती है, तब 25 किलोमीटर पर आवर की ऑटो रिक्शा में बैठ के आती है। तो आपको इस पूरी मोशन के लिए स्केल एप्रोप्रिएट पसंद करके एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करना। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करें उससे पहले जरा हम पूरी मोशन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है वो है होम, और ये है ऑफिस। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 2.5 किलोमीटर। ये वुमन पहले होम से ऑफिस तक जाती है, तो सपोज कि इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम है t1, और फिर ऑफिस से वापस जब होम तक आती है तब जो टाइम लगता है वो है सपोज के t2। ऑब्वियसली दोनों में स्पीड अलग अलग है, तो टाइम दोनों में सेम नहीं होगा। सपोज कि होम से ऑफिस तक जाते हुए जो स्पीड है वो है v1, और ऑफिस से होम तक जाते हुए जो स्पीड है वो है सपोज कि v2। ये v1 और v2 हमें ऑलरेडी दे दिए हैं। v1 है 5 किलोमीटर पर आवर, और v2 कितना है, v2 है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस पे से हमें टाइम t1 और t2 फाइंड करना है। यहाँ पे होम टू ऑफिस इसका जो टाइम है इसको हम
नाम दे रहे हैं T1। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो होम टू ऑफिस में डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसमें? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ये हो जाता है 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट। तो इसका मतलब इस वुमन को होम टू ऑफिस जाने में जो टाइम लगा वो 30 मिनट है। फिर ऑफिस टू होम का जो टाइम है उसको हमने T2 कहा है। तो यहाँ भी T2 इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो ऑफिस टू होम में डिस्टेंस तो वही रहेगा 2.5, लेकिन स्पीड जो है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाता है 1/10 आवर। और 1/10 आवर का मतलब होता है सिर्फ 6 मिनट, यानी कि वुमन को ऑफिस टू होम रिटर्न होने में 6 मिनट्स लगी हैं। अब पूरी प्रोसेस को जरा इस तरह से भी देख लेते हैं। देखिए, होम टू ऑफिस जब जा रही है तब होम से जो टाइम था वो था 9 AM, ठीक है, और उसमें 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो यानी कि ऑफिस पहुंचते हुए टाइम हो जाएगा 9:30 AM। सही है। अब शाम को यानी कि 5 बजे ऑफिस से ये वुमन रिटर्न हो रही है होम के लिए। तो तब उसको टाइम लगता है सिर्फ 6 मिनट, यानी कि ऑफिस से होम पहुंचते टाइम हो जाएगा 5 आवर एंड 6 मिनट ओनली PM। ठीक है। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो इसके लिए जरा ये x वर्सेस t हम ध्यान में लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लेंगे x जो कि है किलोमीटर में, और यहाँ पे हम लेंगे टाइम t जो कि है आवर में। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। अब देखिए, मोशन शुरू होती है सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे x कितना हुआ? 0, यानी कि आपको पहला पॉइंट तो ये मिल जाएगा। एट 9 o'clock x इज 0। फिर होम टू ऑफिस की मोशन शुरू होती है और 9:30 को डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाता है? 2.5 किलोमीटर, यानी कि ये 9 और 10 के बीच में यहाँ पे 9:30 मिलेगा, और उस 9:30 के अनुरूप यहाँ पे आपको 2.5 किलोमीटर पे एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। 2.5 और 9:30 के लिए ये मिल रहा है आपको पॉइंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। मैं इसको ज़रा प्रोजेक्शन लेके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये 9:30 से और यहाँ पे 2.5 से प्रोजेक्शन लेने से हमें ये एक पॉइंट मिल रहा है। मैं इस प्रोजेक्शन को यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब क्या हो रहा है? अब 9:30 to 5 PM ये वुमन ऑफिस पे ही है, यानी कि इसकी एक्स पोजीशन 2.5 रहेगी। कितने बजे से कितने बजे तक? 9:30 to 5 तक। तो ये तो हो गया 9:30, और यहाँ से आपको मिलेगा 5। तो मैं 5 के लिए भी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। ये 5 और यहाँ पे 2.5 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। तो अब आपको यहाँ पे ये कोइंसाइडिंग पॉइंट मिल रहा है जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि 5 o'clock तक वुमन की पोजीशन 2.5 है। अब यहाँ से ये घर की ओर मोशन शुरू करती है और 5
आवर 6 मिनट में, यानी कि सिर्फ 6 मिनट में ये घर पहुंच जाती है, यानी कि x हो जाएगा वापस 0, 6 मिनट में x 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 5 के बिल्कुल पास एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि 5.06 को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारा चौथा पॉइंट जो कि 5.06 आवर के लिए है और तब x की वैल्यू 0 है। अब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा ग्राफ कंप्लीट। ये मैं दूसरे से तीसरे पॉइंट को जोड़ रहा हूँ और फिर ये तीसरे से चौथे पॉइंट को भी मैंने जोड़ दिया। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। और यहाँ पे ये पहला पॉइंट x इजकल टू 0 और 9 o'clock का, ये दूसरा पॉइंट x इजकल टू 2.5 9:30 का। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली ये पॉइंट ये है 9:30 AM का। और यहाँ पे ये 5 से आगे जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ये वाला, ये पॉइंट है 5 आवर और 6 मिनट का PM, तब का पॉइंट है। तो इस तरह से इस वुमन की इस पूरी मोशन का ये x वर्सेस t ग्राफ हो गया। देखिए आप अच्छे से याद रखना कि ये जो हमने ड्रॉ किया था वो मोशन है, जबकि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो x वर्सेस t ग्राफ है। ये मोशन नहीं दिखा रहा, ये पाथ नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ x और t के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long. Oh my god. Every step is 1 meter long and it requires 1 second of time. Plot the x versus t graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. यानी कि एक ड्रंकार्ड, एक बेवड़ा एक नैरो स्ट्रीट पे जा रहा है, वो 5 स्टेप्स आगे चलता है, फिर वापस 3 स्टेप पीछे आता है, वापस 5 स्टेप आगे जाता है, वापस 3 स्टेप पीछे जाता है। इस तरह से चल रहा है, समझ रहे हो? मोशन एक ही नैरो स्ट्रीट में हो रही है और वो भी सीधी स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन 5 स्टेप्स आगे 3 स्टेप पीछे, वापस 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, इस तरह से पूरी मोशन हो रही। और हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है। भाई हमारे तो एक ऑर्डिनरी स्टेप भी 1 फीट से ज़्यादा नहीं होते, यहाँ पे तो ये 1 मीटर लंबा है। चलिए होगा। एंड इट रिक्वायर्स 1 सेकेंड, हर एक स्टेप के लिए 1 सेकेंड लग रही है। तो आपको इसका x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करना है और इसमें आपको एक और चीज़ डिटरमाइन करनी है कि 13 मीटर पे एक पिट है, एक खड्डा है, और आपको ये फाइंड करना है कि 13 मीटर दूर इस खड्डे में गिरने से पहले ये ड्रंकार्ड कितना टाइम लेगा। देखिए ये अगर सीधा ही जा रहा होता तो हम कह देते कि भाई 30 मीटर का डिस्टेंस है, हर एक मीटर के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो 13 सेकंड में जाके खड्डे में गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोशन कॉम्प्लेक्स है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, वापस 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, इस तरह से मोशन हो रही है। इसलिए 13 सेकंड में ये ड्रंकार्ड खड्डे में नहीं जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले तो हम इसके लिए x और t की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे।
चलिए पहले ये x और t की वैल्यूज़ इस टेबल में फिलअप करेंगे। देखिए जहाँ से मोशन शुरू हो रही है उसको हम x इजकल टू 0 कह देते हैं और तब का जो टाइम है उसको हम 0 टाइम कह देते हैं। अब यहाँ से ये 5 स्टेप्स लेता है, हर एक स्टेप 1 मीटर का है और हर एक स्टेप में 1 सेकंड लगती है, यानी कि इसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर और टाइम हो गया 5 सेकंड। अब ये 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, यानी कि 3 मीटर बैकवर्ड आता है, तो 5 माइनस 3 यानी हो जाएगा ये 2 मीटर। लेकिन इसमें 3 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो टाइम तो ऐड ही होगा, यानी कि टाइम हो गया 5 प्लस 3 मीन्स 8 सेकंड। अब वापस ये 5 स्टेप लेता है, यानी कि 5 मीटर आगे जाता है, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 और टाइम में 8 प्लस 5 यानी हो जाएगा 13 सेकंड। फिर ये 3 स्टेप पीछे आता है, तो 3 मीटर पीछे आएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 मीटर, लेकिन टाइम तो ऐड ही होगा, 13 प्लस 3 यानी कि 16 सेकंड। फिर 5 मीटर आगे जाएगा, 4 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 9 मीटर, 5 सेकंड टाइम ऐड होगा, 16 प्लस 5 यानी कि 21 सेकंड। फिर 3 मीटर पीछे आएगा, 9 माइनस 3 यानी कि 6 मीटर, टाइम 3 सेकंड बढ़ जाएगा, 21 प्लस 3 24 सेकंड। फिर 5 मीटर ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 5 यानी कि 11 मीटर और टाइम 5 सेकंड ऐड होगा, 24 प्लस 5 यानी कि 29 सेकंड। अब ये 3 मीटर वापस जाता है, तो 11 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 8 मीटर, लेकिन टाइम तो ऐड ही होगा, 29 प्लस 3 यानी कि 32 सेकंड। अब 5 मीटर आगे जाएगा, यानी कि 8 प्लस 5 हो गया 13 मीटर। आ गया खड्डा, 13 मीटर पे ही खड्डा है आपको बताया, और इसमें टाइम ऐड होगा 32 प्लस 5 सेकंड यानी कि 37 सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये पूछा था कि इस खड्डे पे जो कि 13 मीटर दूर है उस खड्डे में पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आंसर आ गया, आप देख रहे हो कि 37 सेकंड जितना टाइम इसको लग जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए ये x वर्सेस t एक्सिस मैंने ली हुई है। अब देखिए यहाँ कि मैंने इस एक्सिस पे टाइम लिया है और इस एक्सिस पे मैंने x लिया है, पोजीशन x लिया है, और आपको इस टेबल में दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम कितना है 37 सेकंड। तो इसलिए मैंने इस एक्सिस पे मैक्सिमम टाइम 47 तक ड्रॉ किया हुआ है, और इस टेबल में दिख रहा है कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चाहिए 13 मीटर। तो इस एक्सिस पे मैंने मैक्सिमम 14 मीटर तक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो इसलिए हमें हर एक टाइम और हर एक पोजीशन से लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। वैसे बच्चों आपको तो ये पूरा ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्राफ पेपर में इस तरह से लाइन ऑलरेडी मिल जाती है आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लाइन लेनी पड़ रही है। अब हम एक के बाद एक पॉइंट्स इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, मोशन शुरू होती है तब x इजकल टू 0 और t इजकल टू 0 है, तो ये मिल गया आपको पहला पॉइंट। फिर t इजकल टू 5 और x इजकल टू 5 है, तो ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे t भी 5 है और x भी 5 है। फिर आपको लेना है पॉइंट t इजकल टू 8 सेकंड और x इजकल टू 2 मीटर वाला, तो ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो x इजकल टू 2 और t इजकल टू 8 सेकंड है। फिर t इजकल टू 13 और x इजकल टू 7, तो t इजकल टू 13 और x इजकल टू 7 हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ पे t इजकल टू 13 हो जाता है, x इजकल टू 7 है। फिर t इजकल टू 16
एंड x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर t इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 9 आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर t इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 6। फिर t इज इक्वल टू 29 एंड x इज इक्वल टू 11, t इज इक्वल टू 29 एंड x इज इक्वल टू 11 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देन t इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 8, 32 एंड 8 यहाँ पे मिलेगा आपको। देन t इज इक्वल टू 37 एंड x इज इक्वल टू 13, 37 एंड 13 यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉइंट। और ये है आखिरी पॉइंट, क्योंकि ये 13 मीटर वाला पॉइंट है और आपको बताया कि यहाँ पे एक खड्डा है, तो यहाँ पे तो जनाब खड्डे में गिर जाएंगे। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा ग्राफ। मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जोड़ दिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा x वर्सेस t का ग्राफ। अब देख रहे हो यहाँ पे ये पहले 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 पीछे, इस तरह से ये मोशन कर रहा है। और यहाँ पे यानी कि 13 मीटर पे और 37 सेकंड पे ये खड्डे में गिर जाता है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो है 13 मीटर के लिए और तब जो टाइम लगा है वो है 37 सेकंड। तो इस तरह से पहले ये टेबल लेके फिर हम उस पे x वर्सेस t का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।